हेलो बच्चों, आप सबका स्वागत करता हूं। और काफ़ी दिन से हम सोच रहे थे, कोशिश करना चाह रहे थे कि आपका ये लेक्चर जो ये चैप्टर पेंडिंग है इसको पूरा किया जाए। तो थोड़ा आज समय मिला है इस चैप्टर को पेंडिंग कर जो था ये इसको पूरा करने का। और आज आपको बहुत बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें इस लेक्चर में सुनने को मिलेंगी, तो आप इस लेक्चर को बहुत ही ध्यान से देखेंगे और ये लेक्चर बहुत ही काम वाली चीज़ आने वाली है। तो हमने पढ़ लिया था, अब हम पढ़ने वाले थे, हम कुछ सर्जिकल मेथड पढ़ने वाले थे। कहते हैं ना कि नसबंदी जिसको बोलते हैं, नसबंदी का ऑपरेशन करा दिया, ये कर दिया, वो कर दिया। तो अब हम उसी बारे में चर्चा करेंगे कि नसबंदी का ऑपरेशन होता क्या है। मैं आपको आपके सिंपल लैंग्वेज में समझाने का प्रयास करूँगा। जो सर्जिकल मेथड होते हैं, ऐसे मेथड जिनको सर्जरी द्वारा परफॉर्म किया जाए या सर्जरी द्वारा पूरा किया जाए, उसको बोलते हैं स्टेरिलाइजेशन मेथड। देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है एनसीईआरटी में, उसको बोलते हैं स्टेरिलाइजेशन मेथड्स। ठीक है, अब मैं आपको बताने का प्रयास करता हूँ कि होता क्या है। अब मैंने आपको बताया था कि इससे पहले लेक्चर में वास डिफेंस से एपिडाइडमिस, फिर जो पाथ है, अभी जो है जो पाथ इससे पहले वाले लेक्चर में यहाँ तक हो गया था। अब बेसिकली होता क्या है, मैं आपको छोटा सा मोटा मोटा बताने का प्रयास करता हूँ। बेसिकली क्या होता है, जब सर्जरी होती है तो मेल में क्या करते हैं, वास डिफेंस के एरिया को कट कर देते हैं। यानी ये वाला जो एरिया है, जहाँ पर ये वाला जो एरिया है, इसको कट कर देंगे और उसको टाइप कर देंगे। कट करके मतलब उसको कट कर दिया, और कट करने के बाद क्या हुआ बच्चों, कट करने के बाद ही क्या कर दिया, कट करते ही उसमें स्टिचेस वगैरह लगा दिए। अब थोड़ा ध्यान से सुनना, यानी टाके वगैरह लगा दिए। अब थोड़ा इसमें ध्यान से सुनना कि भाई जब आपका नाली है या कोई भी चीज़ है, ठीक है, उसको ध्यान से सुनने का प्रयास करना। मान लिया एक वायर है, वायर में करंट जा रहा है या कोई चीज़ है, आप उसको डिस्कनेक्ट करना चाहते हैं, तो उसको आपको वहाँ से कट करना पड़ेगा। ठीक है, उसको आपको वहाँ से कट करना पड़ेगा। सपोज़ कीजिए ये एक वायर जा रही है, ये एक नाली जा रही है, एक कनेक्शन जा रहा है, तो आपको अपने पड़ोसी का कनेक्शन जो है क्या करना है, कट करना है, ताकि उसके टेलीविज़न में जो है वो ना आए। पहले चलते हैं ना, केबल चलते थे पहले, केबल से कनेक्टेड है इस तरीके से। तो आप अगर इसको कट कर दें यहाँ से, अगर आप लोग इसको कट कर देंगे, तो कट करने से जो आगे का पाथ है वहाँ तक ये नहीं जा पाएगा। तो इसी वजह से मेल्स में जो है वास डिफेंस के एरिया को कट कर दिया जाता है बच्चों। जब वास डिफेंस के एरिया को कट कर दिया जाता है, यानी ये सब एसेसरी डक्ट ही तो हैं, ये सब एसेसरी डक्ट ही तो हैं बच्चों। ठीक है, जिसके थ्रू यूरिथ्रा कनेक्टेड है, पूरा पाथ कनेक्टेड है, वो मैं बार बार रिपीट नहीं करूँगा। ठीक है, ये बात आपको समझ में आई। अब मेल के केस में ये डिस्कस हमने कर लिया। अब फीमेल के केस में क्या होता है वो समझने का प्रयास करते हैं यहाँ से। ठीक है, सॉरी टू से थोड़ा सा डिस्टर्बेंस के लिए माफ़ी चाहूँगा आपके। तो यहाँ पर फीमेल के केस में क्या होता है ये समझिएगा। अब मैं यहाँ से समझाने का प्रयास करता हूँ बच्चों। ये यहाँ पर फॉलोपियन ट्यूब है, ये वाली जो ट्यूब्स हैं, ये ट्यूब्स जो नज़र आ रही है फॉलोपियन ट्यूब है। एक सेकंड, इसको बहुत अच्छे से दिखा देते हैं आपको। हाइलाइटर ले लेते हैं और हाइलाइटर के द्वारा ये जो है बच्चों, जिसको मैं हाईलाइट कर रहा हूँ, ये फॉलोपियन ट्यूब है। अब फॉलोपियन ट्यूब के अंदर बच्चों मैं आपको बहुत ध्यान से समझाऊंगा। फॉलोपियन ट्यूब के अंदर एक बात है, फॉलोपियन ट्यूब में आपसे यहाँ से ओवरीज हैं, ठीक है, यहाँ से ओवम कलेक्ट करता है, यहाँ पर से जी समझिए ओवम है। ठीक है, अब धीरे धीरे यहाँ से यूट्रस में आता है ये चीज़, ठीक है, और यहाँ से स्पर्म आता है इस वाले एरिया से। यानी इसके नीचे देखोगे तो सर्विक्स है, फिर उसके आगे नीचे जाओगे तो वेजाइना वगैरह का वो ओपनिंग एरिया है। ठीक है, तो यहाँ से यहाँ ये जो है मैंने आपको बताया है फॉलोपियन ट्यूब। अब जो ट्यूब होती है, अब फीमेल्स में क्या होता है, उस फॉलोपियन ट्यूब को ही कट कर लिया जाता है। यानी ये जो कोई ट्यूब है इसको कट कर दीजिए, ये ट्यूब है इसको कट कर दीजिए। जब ट्यूब को ही कट कर देंगे, यूट्रस से उसको डिस्कनेक्टेड कर देंगे, तो इस केस में बच्चों ऐसा होता है।
कोपर्टी वाले केस में तो नहीं होता कि पीरियड रुक जाए, परंतु इस वाले केस में ओव्यूलेशन ही बंद हो जाएगा। भाई देखो, जो ला रहा था तुमको वही ख़त्म कर दिया। कहते हैं ना कि भाई अब जो है मोदी जी का राज आ गया, अब इसका राज आ गया, अब उसका राज आ गया। तो जो आपको लाने वाले थे आज, अब आप उसको ही ख़त्म कर दोगे। मैं राजनीतिक पार्टियों का समर्थन नहीं करता हूँ। मैं एक बात करता हूँ, जैसे कि आप एक ऑफिस में काम करते थे और आपने किसी की नौकरी लगवाई, अब उसने धीरे धीरे आपका ही वैल्यू ख़त्म कर दिया। अब जब आप ही का वैल्यू ख़त्म कर दिया तो अस्तित्व ख़त्म हो गया। उसी तरीके से यहाँ पर जब फॉलोपियन ट्यूब है बच्चों, जब ये फॉलोपियन ट्यूब ही आपने डिस्कनेक्ट कर दी तो ओवरीज से जो ओव्यूलेशन है, जो ओवम है या जो एग है, उसका आना तो असंभव है। अरे तुम एक चीज़ बताओ, हमको एक कोई पाथ ख़राब करना है, मान लिया एक रोड जा रही है, ये रोड जा रही है, ये रोड अभी प्लेन है तो आराम से स्मूथली सफ़र हो पा रहा है। इस रोड में गड्ढे हो गए, ये रोड बिल्कुल तबाह हो गई, तो तुम जा पाओगे अपनी मंजिल तक? नहीं। ठीक उसी तरीके से ये वाली चीज़ है। तो ये समझ आई होगी, आई होप। तो ये जो है सर्जिकल मेथड मैंने यहाँ पर बताया है आपको, ठीक है। और अब हम नेक्स्ट की तरफ करता हूँ रुक आपका। अब मैंने यहाँ पर बहुत अच्छे से बता दिया है सब कुछ। अब मैं बताता हूँ मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी, MTP। मेडिकल टर्मिनेशन को बहुत ध्यान से पढ़ते हैं, ये बहुत काम आने वाली चीज़ है मेडिकल टर्मिनेशन आपको, ठीक है। अब मैं थोड़ा सा NCERT क्या कह रही है उसकी तरफ रुख करता हूँ और आपको बताने का प्रयास भी करता हूँ, ठीक है। इंटेंशनल और वॉलंटरी टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी, मैं यहाँ से कर देता हूँ। इंटेंशनल और वॉलंटरी टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी बिफोर फुल टर्म कॉल्ड मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी। यानी मैं आपको बता देता हूँ, अब आपको थोड़ा सा एक कंसेप्ट बताता हूँ, इसके लिए भी रूल एंड रेगुलेशन है टर्मिनेशन के लिए, प्रेगनेंसी के लिए। यानी जहाँ तक बात कर रहा है ये अबॉर्शन की बात कर रहा है बच्चों, कि अबॉर्शन किस किस स्थितियों में लीगलाइज है भारत के अंदर। देखिए, पहले अल्ट्रासाउंड के थ्रू पता कर लेते थे कि भाई बच्चा है, लड़की है, लड़का है। ज़्यादातर मुझे लगता है राजस्थान वगैरह में ज़्यादा होता था, आपका तो मुझे पता नहीं बच्चों। पर टर्मिनेट करना मतलब जो कोई एबनॉर्मल प्रेगनेंसी है या कोई एबनॉर्मल बच्चा है उसको गिरा देना, ठीक है, एक लीगल मेथड द्वारा। पर इसका बहुत सी गायनिकोलॉजिस्ट जो थी, पैसा कमाने के लिए अपने एथिक्स को भूल करके उन्होंने बहुत गलत सा काम किया है। अभी नहीं है, अभी भारत सरकार ने बहुत रूल एंड रेगुलेशन तो बहुत पहले से ही था, ठीक है। ये तो मैं बताने का प्रयास करता हूँ, ठीक है। अब मैं आपको बता देता हूँ MTP इंड्यूस्ड एबॉर्शन, मैंने आपको पहले ही बता दिया। नियरली 14 to 15 मिलियन MTP आर परफॉर्म इन अ ईयर ऑल ओवर द वर्ल्ड। मैंने आपको क्या बताया, जो NCERT आपसे कहने का प्रयास कर रही है बच्चों, ये कह रही है कि मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी जो है 40 से 50 मिलियन प्रत्येक वर्ष में की जाती है ऑल ओवर वर्ल्ड, पूरे मतलब प्रत्येक वर्ष की जाती है पूरे विश्व के अंदर, ठीक है। ये बात आप समझ पा रहे हो, मेरी बात बहुत ध्यान से सुननी है, ठीक है। अकाउंट 1/5 ऑफ द टोटल नंबर ऑफ कंसीव्ड प्रेगनेंसी इन अ year whether to accept, legalize or not being declared upon in many। एक मिनट, मैं इसको हाईलाइट ही कर लेते हैं ना पूरे को, ठीक है बच्चों। थोड़ा सा अभी दिक्कत होगी लेक्चर्स में, क्योंकि जब तक हम ट्राइपॉड की व्यवस्था नहीं करते हैं तो तब तक तो होगी, फिर आपके लेक्चर्स में बोर्ड पे लेने का प्रयास करूँगा। आई होप आपको समझ आ रहा होगा इतना। तो 1/5 ऑफ ये टोटल नंबर ऑफ कंसीव्ड pregnancy in a year whether to accept, legalize or not is being debated upon all many countries। देखो, मैं आपको बताने का प्रयास करता हूँ, ये प्रोसेस ऐसा प्रोसेस है, बेसिकली पूरा मैं आपको बता देता हूँ। पूरा प्रोसेस ये ऐसा प्रोसेस है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया लीगलाइज MTP इन 1971। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने, बहुत सारे MCQs में ये क्वेश्चन पूछा जाता है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इसका प्रोसीजर जब आप पढ़ते हैं, जब एक बहुत सारे चीज़ें मेडिकल में भी शायद पढ़ाते होंगे, मुझे तो इतना पता है कि जो बच्चे फार्मेसी वगैरह करते हैं उसमें तो जूरिस्प्रूडेंस पढ़ाते हैं और उसमें एक्ट भी पढ़ाते हैं।
मेडिकल टर्मिनेशन प्रेगनेंसीज़ के, ठीक है। तो जो भारत सरकार ने जो इसको लीगलाइज़ किया था वो 1971 में इसको लीगलाइज़ भारत सरकार ने कर दिया था। तो ऐसी क्या ज़रूरत आन पड़ी कि देखो विद सम स्ट्रिक्ट कंडीशंस, कुछ कंडीशंस भारत सरकार ने ज़रूर लगाई थी। कहते हैं ना विज्ञान वरदान या अभिश्राप। आजकल देखिए हर चीज़ के मेरिट्स हैं बच्चों और हर चीज़ के डीमेरिट्स भी हैं। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने जो मैं ये लाइन एनसीईआरटी आपसे कहने का प्रयास भी कर रही है यहाँ पर कि भाई 1971 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इसको लीगलाइज़ किया था। जब लीगलाइज़ किया गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने, और परंतु हर चीज़ के हमारे भारत में सब जुगाड़बाजियाँ हैं, हर चीज़ के कुछ ना कुछ जुगाड़ सोच ही लेते हैं लोग। सच रेस्ट्रिक्शन आर ऑल मोर इम्पोर्टेंट टू चेक द ठीक है, ये पूरा पैराग्राफ वही कह रहा है कि कुछ कंडीशंस के साथ भारत सरकार ने इसको अप्लाई किया था, ठीक है। वाई एमटीपी ऑब्जर्वली द आंसर टू गेट रिजिड एमटीपी का क्या एमटीपी की ऐसी क्या ज़रूरत आन पड़ी भारत सरकार को जो 1971 में एमटीपी को भारत सरकार ने लीगलाइज किया, ठीक है। ईदर ड्यू टू क्यूचुअल अनप्रोटेक्टेड इंटरकोर्स और फेलियर ऑफ कॉन्ट्रासेप्टिव यूज़। देखिए मैं आपको बता देता हूँ, देखिए कुछ लोग चाहते हैं कि हम कुछ प्रेगनेंसीज जो मैंने आपको कंडीशंस पहले बताई कि बच्चा अगर एबनॉर्मल होगा, इमेच्योर होगा या एम्ब्रियो में कोई दिक्कत होगी, फिटस में कोई दिक्कत होगी, तब उसको हम कर सकते हैं, ठीक है। बट अब क्या होगा जब आप प्रेगनेंसीज चाहते ही नहीं हैं, आई डोंट वांट टू मतलब कोई भी है, कोई पेशेंट वो कहे आई डोंट वांट टू प्रेग्नेंट, ठीक है, तो प्रेगनेंसीज नहीं चाहते हैं उसके लिए, ठीक है। और इंटरकोर्स और के दौरान अनप्रोटेक्टेड इंटरकोर्स आपने किया है, आपने कोई इससे पहले नेचुरल बैरियर्स इसमें पढ़ाए थे, मैंने कॉन्डम फिंडम ये सब पढ़ाए हैं। तो इसका मैं आपको बताऊं तो आपने अनप्रोटेक्टेड इंटरकोर्स अगर किया है और वो फर्टिलाइजेशन हो चुका है, निषेचन हिंदी में जिसको बोलते हैं, हो चुका है, ठीक है। और इस देखो देखो रेप्स के मामले भी काफ़ी, देखिए रेप की कंडीशन में एमटीपी आप कर सकते हैं, मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी, ठीक है, ये भी कर सकते हैं, ठीक है। प्रेगनेंसी कुड बी हार्मफुल इवन फीटल ईदर और टू मदर और टू फीटस और बोथ। देखिए प्रेगनेंसी, ठीक है, मैंने आपको बताया है एमटीपी करना इतना सरल तो नहीं है। अगर आपको ज़रूरत है तभी एमटीपी आप कर सकते हैं। कुछ कंडीशंस में ऐसा भी हो सकता है कि माँ और बच्चे की दोनों की जान खतरे में हो सकती है, और तब भी आप ऐसा कहते हैं ना, आपने फिल्मों में भी देखा है कि या तो माँ बच सकती है या बच्चा बच सकता है। एक वो कंडीशंस जो होती हैं, मैं आपको एक देसी भाषा में पूरा मैं आपको एक मतलब देसी भाषा नहीं कहूँगा कि आपको एक नॉर्मल भाषा में मैं समझाने का कंसेप्ट को डिलीवर करने का प्रयास कर रहा हूँ, ठीक है। ये बात आ गई समझ, ठीक है। एमटीपी आर कंसिडर्ड रिलेटिवली सेफ ड्यूरिंग फर्स्ट ट्राइमेस्टर। जो बेबी का फर्स्ट ट्राइमेस्टर होता है, मैं आपको समझाने का प्रयास करता हूँ, फर्स्ट ट्राइमेस्टर में ये बिल्कुल सेफ मान सकते हैं आप, माना जाता है, ठीक है। अप टू 12 वीक्स, जब तक 12 वीक्स की प्रेगनेंसी है तब तक ये बिल्कुल सही माना जा सकता है बच्चों, ठीक है, जब तक 12 वीक्स की प्रेगनेंसी है। अब मैं यहाँ पर थोड़ा सा समझा देता हूँ आपको, ठीक है। अब देखिए किसी को 12 वीक्स का प्रेगनेंसी है, मैं आपको समझा देता हूँ यहाँ पर, ठीक है। अब 12 वीक्स का प्रेगनेंसी है तो 12 वीक्स के प्रेगनेंसी में ये सेफ माना जाता है, यानी फर्स्ट ट्रिमेस्टर में ये आपको बिल्कुल माना जा सकता है कि सेफ है, ये ध्यान रखना। समझ आया? ठीक है, समझ आ गया। सेकेंड ट्राइमेस्टर अबॉर्शन आर मच मोर रिस्की। देखिए पहले ट्राइमेस्टर में तो ठीक है, पर सेकेंड ट्राइमेस्टर में मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ, यहाँ से पेन ले लेता हूँ। फर्स्ट ट्राइमेस्टर में ओके है, सेकेंड ट्राइमेस्टर में ये बहुत रिस्की है। सेकेंड ट्राइमेस्टर में ये बहुत रिस्की है बच्चों, मैं शॉर्ट ट्रिक से बता रहा हूँ।
सेकेंड ट्राइमेस्टर में बहुत रिस्की है मेरे चांद, ठीक है। तीसरा मैं आपको बता देता हूँ, वन डिस्टर्बिंग टेंस ऑब्जर्व it is majority MTP are performed legally by unqualified quacks which are not only unsafe but could be fatal too। देखो मैंने आपको बताया है, अब मैं आपको थोड़ा सा एग्जांपल बताता हूँ। आजकल गायनी का या जनरल फिजिशियन का या किसी भी चीज़ का कितना दुरुपयोग है बच्चों। थोड़ा सा आपको पढ़ाई से हटके थोड़ा सा इस बात पर ध्यान देना चाहिए। आप भविष्य में डॉक्टर बनने वाले हैं, ठीक है। अब मैं आपको समझाने का प्रयास करता हूँ। मान लीजिए कोई एक जो है, किसी ने कोई पैरामेडिकल का या वैसा कोर्स किया है, कुछ भी कोर्स किया है, तो वो क्या समझता है कि आई एम ए वेरी गुड डॉक्टर, मैं MBBS के इक्विवेलेंट हो सकता हूँ या किसी चीज़ के इक्विवेलेंट हो सकता हूँ। तो मान लीजिए कोई लड़की है, वो गायनी के पास गई हैं और वहाँ पर उन्होंने 6 मंथ या 1 साल काम किया है। आप बहुत ध्यान से सुनना। अब कुछ दिनों बाद वही लड़की अपना क्लिनिक खोल लेती है, ध्यान से समझना। अब वो अपना क्लिनिक जब खोल लेगी तो क्लिनिक खोल करके साहब, अब क्लिनिक जब खोल लिया है तो थोड़ा बहुत जो जानते थे वो अपना किया। अब धीरे धीरे वो अबॉर्शन भी करना शुरू कर दिया, जो कि इनलीगल है, ठीक है। दूसरा, एक तो ये कंडीशन है जो मैंने आपको पहले बताई, अब करना शुरू कर दिए वो कि बिल्कुल इनलीगल है। क्योंकि मैं आपको बताऊं 5-5.5 साल का MBBS होता है, ठीक है। उसके बाद 5-5.5 साल ही मानिए आप, 5.5 साल मान लीजिए, ठीक है, जो भी है। और इसके बाद बच्चों 2 साल का MD होता है। और MD जो होता है, MD एक स्पेसिफिक सब्जेक्ट में, या जैसे कि आप कोई, जैसे कि मैं आपको फॉर एग्जांपल, किसी बच्चे ने अगर BSc किया है केमिस्ट्री से या फिर केमिस्ट्री, बॉटनी, जियोलॉजी से, अब वो जब MSc में जाएगा तो वो एक कोई स्पेशलाइजेशन के लिए एक सब्जेक्ट चुनेगा। इसी तरीके से मेडिकल फील्ड में भी MBBS के बाद, यानी मेडिकल फील्ड में बच्चों MBBS के बाद क्या होता है, एक MD किया जाता है, यानी PG लेवल का ये डिग्री होता है और इसको पोस्ट ग्रेजुएशन बोलते हैं। और ये अलग अलग विभाग में किया जा सकता है, जैसे कि साइकेट्री विभाग में किया जा सकता है, मनोचिकित्सा में किया जा सकता है, जैसे कि मेडिसिन में किया जा सकता है, जैसे कि गायनी में किया जा सकता है। तो आप एक बात बताइए, जो लड़की 1-1.5 साल या 2 साल या 3 साल काम करके आई है और उसको एक वो गायनी जो 20 साल से काम कर रही है, उसके जितना एक्सपीरियंस होना असंभव है, ये आप मान करके चलिए, ठीक है। 20 साल से काम कर रही है और अपने फील्ड में बहुत अच्छा काम कर रही हैं, तो वो तो नहीं उसके कंपैरिजन कर पाएंगे, ये मैं आपको बता रहा हूँ। अब क्वैक डॉक्टर बोलते हैं ना, क्वैक आपने बहुत सारी वेब सीरीज़ में सुना होगा। वो क्वैक डॉक्टर होते हैं नौसिखिए डॉक्टर, आपको सही बताएं तो। जैसे कि इट में भी वो इंटर्न्स भी हो सकते हैं, वो ड्यूरिंग उनका काम, मतलब ऐसा भी हो सकता है कि वो MD के फर्स्ट ईयर में हो, ठीक है, और वो फर्स्ट ईयर में ही हो, और या फिर MBBS के दौरान वो MBBS कर रहे हो, तो उन सबको क्वैक बोला जाता है। आसान भाषा में बता रहा हूँ, कोई ऐसी टर्म्स या कंडीशन आपको नहीं बता रहा हूँ, ठीक है। ये बात आप मेरी समझ पाए होंगे। तो आई थिंक कहाँ तक हो गया था, देखो मैंने आपको बताया है पहली, ऐसी प्रैक्टिसेस लीगल नहीं है। दिस इज टोटली अगेंस्ट विद व्हाट इज लीगल। सच प्रैक्टिसेस शुड बी अवॉइडेड बिकॉज दीज आर डेंजरस फॉर बोथ यंग मदर एंड फीटस। देखिए अब आप एक बात बताइए, जिसको पता ही नहीं है कि अल्ट्रासाउंड आ गया है आपके सामने, क्या है, ट्विन सेक्स हैं या क्या है, जो भी है, ठीक है। अब जिन चीज़ों का हमको पता ही नहीं है, ज्ञान ही नहीं है, तो हमको बेहतर यह है कि हमको बोल देना चाहिए कि साहब हमारे बस की बात नहीं है, आप कहीं और दिखा लीजिए, तो उसमें कोई घिसता नहीं है। पर आजकल नहीं हो रहा है ये सब, ना तो हम सीखना चाहते हैं, ना हम सीखने की कोशिश करना चाहते हैं। बच्चों, आप भविष्य में एक अच्छे डॉक्टर बने या जो भी आप बनना चाहें, ज़रूरी नहीं डॉक्टर ही बने,
हर एक फील्ड का जो आप मन से करना चाहें वो करें, अपने फील्ड में अच्छा करें। जो हमारे बस का नहीं है वो उसको हमको कह देना चाहिए कि हाँ देखो, ना करने में ना वो डॉक्टर या वो बहुत अच्छा इंसान है जो कह दे कि हाँ भाई मैं नहीं कर पाऊँगा, या ऐसा नहीं कि ये इसमें बेइज्जती वाली कोई बात नहीं होती, ठीक है, सीखना होता है जीवन में, मैं आपको बताऊं। तो अब हम आते हैं सेक्सुअल ट्रांसमिटेड इन्फेक्शंस, जैसे सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज़ भी इसको बोलते हैं मेरे चांद। तो समझाने का प्रयास करते हैं, लेक्चर थोड़ा लंबा हो सकता है, ठीक है। सेक्सुअल ट्रांसमिटेड इन्फेक्शंस, इसमें एक चीज़ बहुत ध्यान से देख लो, ऐसी डिजीज़ या ऐसी बीमारियां या ऐसे संक्रमण जो कि सेक्सुअल कॉन्टैक्ट से फैलते हों। पहली लाइन आपको यही लिखनी है। और सेक्सुअल कॉन्टैक्ट्स ड्यूरिंग इंटरकोर्स जो फैलते हों, ठीक है, जैसे कि एड्स है, ठीक है, और भी कई सारे हैं इसमें जब आप पढ़ेंगे, ठीक है। और मैं आपको बता देता हूँ, हेपेटाइटिस बी का जो इन्फेक्शन है वो भी फैल जाता है सेक्सुअल इंटरकोर्स से, ये थोड़ा ध्यान रखना आप, ठीक है। एनसीईआरटी इसकी गवाही देगी आगे आपको। ये किताब सबसे अच्छी किताब है और इसको हमको पढ़ना ज़रूर आना चाहिए। देखिए, आप कोई भी किताब ले लें, कोई भी रेफरेंस ले लें, मैं यही बोलूँगा कि पहले हमको अपनी बुनियाद अच्छी करनी है। और काफ़ी सारे बच्चे जो हिंदी मीडियम से हैं उनके लिए यही बोलूँगा कि जो अभी 11th में आए हैं या 10वीं करके कुछ बच्चे, देर होता है कि जाते होंगे इंग्लिश मीडियम के अंदर, तो वो हर एक वर्ड को अंडरलाइन कर ले, ठीक है, अंडरलाइन कर ले, हाईलाइट कर ले और उसका हिंदी मीनिंग जाने और उसको अपने रोज़मर्रा के जीवन में प्रयोग करे, तो उससे बहुत आसान हो जाएगा आपको, ठीक है। तो ऐसा नहीं है बिल्कुल भी कि देखिए पढ़ना आप ही को है। मैं यहाँ से पूरा कंटेंट, मेरा प्रयास यही है कि इस चैनल पे मैं पूरा अच्छा कंटेंट आपको दे पाऊँ। हाँ, साधनों का अभाव है ये आप कह सकते हैं, और मेरा भी नया नया एक्सपीरियंस है यूट्यूब पर। तो आप शेयर करें, लाइक वाइक मुझे नहीं पता, आपको सही लगे लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, जो आपका मर्जी कर लेना। तो मैं अभी पढ़ा देता हूँ आपको क्या 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 दिक्कत है क्या, ठीक है। ये बात तो क्लियर हो गई पहले ही। अब एनसीईआरटी कह क्या रही है, इन्फेक्शंस और डिजीज़ विच आर ट्रांसमिटेड थ्रू सेक्सुअल इंटरकोर्स, मैंने आपको पहले ही बता दिया है बच्चों, ये लाइन पढ़ लिए ना अपनी किताब से, ठीक है। जो सेक्सुअल इंटरकोर्स के दौरान हों, आर कलेक्टिवली, एक सेकेंड, ठीक है, ठीक है, इस इतने को मैं अंडरलाइन कर लेता हूँ सारी लाइन को, इसको, और फिर आपको बताने का प्रयास करता हूँ, है ना, ताकि आप ध्यान से सुन लीजिए। अब एनसीईआरटी की ये 4 लाइन ही आपको क्लियर कर देंगी। इसने कहा इन्फेक्शन और डिजीज विच आर ट्रांसमिटेड थ्रू सेक्सुअल इंटरकोर्स आर कलेक्टिवली कॉल्ड सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज और वर्नियल डिजीज वीडी और रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट इन्फेक्शंस, जैसे कि गोनोरिया और सिप्लिस, ठीक है, और जेनाइटल हर्पीस, ठीक है। थोड़ा प्रोनाउंसिएशन में मेरी दिक्कत हो तो कोई दिक्कत नहीं, आप समझ लेना। कैमेटाइटिस, ठीक है, जेनाइटल वार्ड्स, ठीक है, ट्राइकोमोसिस, हेपेटाइटिस बी, एंड ऑफ कोर्स मोस्ट ऑफ डिस्कस इन्फेक्शंस रिसेंटली ईयर, ठीक है। ये रिसेंटली ईयर की जो बात करी, रिसेंट ईयर मतलब अभी कुछ साल पहले ही इसका एनसीईआरटी का रिवाइज सिलेबस है। मैं जब पढ़ता था व्हेन आई वाज इन क्लास 12th, तो ये चैप्टर 4 हुआ करता था, ठीक है। अब ये थोड़ा सा रिवाइज सिलेबस कर दिया है एनसीईआरटी का, तो ये अब चैप्टर 3 हो गया है। मेरे टाइम में चैप्टर 3 हुआ करता था रिप्रोडक्शन इन ह्यूमन, और ठीक है, और दूसरा चैप्टर हुआ करता था फ्लावरिंग इन प्लांट वगैरह वाला, ठीक है, और पहला चैप्टर था लाइफ स्पेन वाला वो, ठीक है। वो पूरा चैप्टर अभी तो बहुत कम कर दिया है, वो चैप्टर हटा करके, नंबरिंग में थोड़ा दिक्कत है चैप्टर की। तो मैं अब आपको समझा देता हूँ, अब थोड़ा सा समझा देते हैं, अब थोड़ा समझाना। अभी रिसेंट ईयर में आपने कोरोना का नाम सुना,
इन्फेक्शन, संक्रमण। संक्रमण कैसे फैलता है? एक व्यक्ति है, ये दूसरा व्यक्ति है, इस व्यक्ति से, ये फर्स्ट पर्सन है, ये सेकंड पर्सन है, इस व्यक्ति से इस व्यक्ति में संक्रमण पहुंच जाना, ये नॉर्मल आसान सी भाषा है जो आपको समझाना चाहता हूँ। मान लीजिए कहते हैं ना यार ऐसे इन्फेक्शन हो जाएगा, ये हो जाएगा, दूसरे से फैल जाएगी, बीमारियाँ फैलती हैं। तो अब मैं आपको वही समझा रहा हूँ। मान लिया ये कोई अब यहाँ पर थोड़ा समझना। देखिए अगर आप नॉलेज के हिसाब से पढ़ने के लिए आए हैं तो बिल्कुल भी हंसेंगे नहीं, मैं बहुत आराम से समझाने का प्रयास कर रहा हूँ। ये एक, ये दो, ये मेल है, ये फीमेल है। ड्यूरिंग सेक्सुअल इंटरकोर्स, जिसको हिंदी में संभोग बोलते हैं, ठीक है, सेक्सुअल इंटरकोर्स के दौरान इनको, मान लीजिए ये जो पर्सन था इसको कोई बीमारी थी या जेनाइटल हर्पीस वगैरह था, समझ लीजिए। अब वो सेक्सुअल इंटरकोर्स के दौरान इसको भी फैल गया, इस फीमेल को चला गया, या इस पर्सन को कोई एड्स, मतलब मान लीजिए एड्स की बीमारी थी, अनप्रोटेक्टेड सेक्स के कारण कोई प्रोटेक्शन नहीं लिया है ड्यूरिंग द इंटरकोर्स, ठीक है, तो ये इसको फैल गई, या इसको था तो इसको फैल गई, ठीक है। दूसरा, अब इस पर्सन को, तीसरा केस डिस्कस करते हैं। अब एक पर्सन है, एक ये मेल है, ये फीमेल है, इसको हेपेटाइटिस बी था मेल को, तो इसको भी फैल गया, या इसको हेपेटाइटिस बी था तो इसको भी फैल गया। तो एक दूसरे से ये बीमारियां फैलती हैं। इनके नाम जो एनसीईआरटी में दिए हैं उसको आप गूगल पे जाना, उसको देखो, आपको पिक्चर फॉर्म में ज़्यादा याद रहता है, मैं आपको समझा रहा हूँ, और उसको पिक्चर फॉर्म में डाल कर देखना कि क्या जेनाइटल हर्पीस है। इतना मेरे पास समय नहीं है जो मैं आपको दिखा दूँ क्या क्या है, ठीक है। एड्स का तो आपको कंसेप्ट क्लियर होगा जब आप चैप्टर 7 में आई थिंक पढ़ेंगे भी। एक हेल्थ के ऊपर चैप्टर है, आगे जब पढ़ेंगे आप, जब हम लेक्चर डालेंगे, ठीक है। हाल में तो मुझे समय नहीं मिल पा रहा था, तो आज मैंने सोचा मैं आपको पूरा करा ही देता हूँ, क्योंकि इस चैप्टर से शुरुआत इसीलिए की है ताकि बच्चों को समझ भी आ सके थोड़ा बहुत, जो कि आजकल, क्योंकि ये चैप्टर हर किसी कोई पढ़ाते नहीं है और पढ़ना चाहिए जागरूकता के लिए, ठीक है। तो इस पैराग्राफ में पूरा का पूरा वही दिया गया है जो मैंने आपको बता दिया है, ठीक है। सम ऑफ दीज इन्फेक्शन लाइक हेपेटाइटिस बी, HIV कैन ऑल्सो बी ट्रांसमिटेड बाय द शेयरिंग इन्फेक्शन नीडल्स। मैंने आपको बता दिया है इनडायरेक्ट वे में भी पहुंच सकता है। देखिए पहले क्या था, पहले गांव में बहुत मेल प्रैक्टिस किया जाता था। मान लीजिए कोई एक सिरिंज है, मैं आपको समझा देता हूँ, ये सिरिंज है और यही सिरिंज सारे मरीजों को लगा दी जाती थी। अब तो डिस्पोजल वगैरह आ गए हैं। तो मान लीजिए किसी इन्फेक्शन पर्सन को लगाई थी, और क्योंकि एड्स बॉडी फ्लूइड से भी फैलता है, ये सारी सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज़ बॉडी फ्लूइड से भी फैल सकती हैं। तो मान लीजिए उसमें सैंपल ब्लड लिया था उसका, और उसको वॉश वगैरह नहीं किया। पहले कांच की आती थी, आप कभी अमिताभ बच्चन वगैरह की फिल्मों में देखेंगे तो कांच की बोतलें भी थी पहले। तो कांच की सिरिंजेस आती थी, उसको स्टेरिलाइज किया जाता था, हॉट एयर ओवन, सॉरी एक एपरेटस आता था, मुझे याद नहीं आ रहा है फ़िलहाल, बताएंगे आपको, है ना। तो ऐसे था। लेक्चर लंबा हो जाए तो मैं नहीं कह सकता कि लेक्चर ठीक है। अब समझ में आया, कुछ तो समझ में आया ही होगा, ठीक है। जेनाइटल हर्पीस, HIV इन्फेक्शंस डिजीज आर कंप्लीटेड क्यूरेबल। देखिए एक्सेप्ट फॉर, अच्छा एक मिनट, सॉरी मैंने गलत बोल दिया यहाँ पर, थोड़ा सा समझ लेना। अब मैं आपको समझा देता हूँ। देखिए मैंने आपको बताया है कि कोई ब्लड, देखिए अब तो ब्लड क्या होता है अब मैं आपको समझा देता हूँ। जो आपका जिला अस्पताल होता है, जो आपका डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल होता है, वहाँ पर अगर कोई भी ब्लड डोनेशन कैंप या कोई चलता है तो वहाँ पर ब्लड तो लेते हैं आपका, पर वो ब्लड टेस्टिंग के लिए जाता है बच्चों। वो ब्लड जब टेस्टिंग के लिए जाता है तो उस ब्लड की टेस्टिंग होती है, ये थोड़ा आपके सिलेबस से अलग पढ़ा रहा हूँ। उस ब्लड की टेस्टिंग होती है और एक रिपोर्ट जारी होती है कि इसको हेपेटाइटिस है, इसको कोई सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज़ है, इसको ये है, इसको ये है। तो कुछ ब्लड उसमें से रिजेक्टेड चला जाता है और कुछ ब्लड उसमें से एक्सेप्ट कर लिया जाता है।
तो पहले ऐसा नहीं था, शायद मे बी पॉसिबल पहले, या तो टेस्टिंग में कोई दिक्कत आ गई किसी को या कुछ आ गया, मान लीजिए किसी को एड्स था तो ज़्यादातर बॉडी फ्लूइड्स के द्वारा वो ब्लड ट्रांसफ्यूजन के द्वारा फैल गया किसी को, यानी एक पर्सन से दूसरे पर्सन को ब्लड चला गया, ठीक है। ये पूरा मैं आपको प्रयास कर रहा हूँ समझाने का, जो मैं कर पा रहा हूँ, ठीक है। सम ऑफ दीज इन्फेक्शन, लाइक मैंने आपको, ये तो बार बार लाइन रिपीट हो रही है मुझसे, मैं इसको पूरा अंडरलाइन कर लेता हूँ जो मैं आपको समझाने का प्रयास कर रहा हूँ, ठीक है। एनसीईआरटी क्या कह रही है, इसको पहले रंग लेते हैं पूरा, ताकि मुझे पढ़ने में आसानी हो, ठीक है बच्चों। और जब तक शायद ट्राइपॉड का व्यवस्था नहीं होगा तो नहीं कर पाऊँगा, और यही है कि आपको नोट्स भी फ्री प्रोवाइड कर पाऊँ। मेरा यही पर्पस है कि देखो, यहाँ इस चैनल पर मैं ना तो कोई आपके लिए वो करने आया हूँ कि भाई मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक करो, ये करो, वो करो, ये मुझे करना भी नहीं है। मेरा ये एम है कि हम एजुकेशन को फ्री ऑफ कॉस्ट बच्चों तक पहुँचा पाएँ, ठीक है। अब यहाँ पर ये जो पूरा पैराग्राफ कह रहा है ना बच्चों, अब आप समझ लो यहाँ से मेरे साथ साथ। पहले ये जो 4 लाइन, जो 5-4 लाइन हो गई हैं, ये तो चैप्टर 7 के बाद पढ़ना थोड़ा सा क्या कहेगा, ठीक है, क्योंकि एनसीईआरटी से ही रिलेटेड बता रहा हूँ आपको। सम ऑफ दीज इन्फेक्शंस लाइक हेपेटाइटिस बी एंड HIV कैन ऑल्सो बी ट्रांसमिटेड बाय शेयरिंग ऑफ इन्फेक्शंस निडल। मैंने आपको बताया है, कोई निडल अगर इन्फेक्टेड पर्सन को आपने लगाई है, इन्फेक्टेड पर्सन को, और वही निडल एक स्वस्थ व्यक्ति को लगा दी है, तो वायरस उसमें पहुँच जाएगा, ठीक है। समझ आया? कोई सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट आपने उसको अच्छे से धोया नहीं है, अच्छे से वॉश नहीं किया है, अच्छे से उसको स्टेरिलाइज नहीं किया है, तब फैल जाएगा। अगर इन्फेक्टेड पर्सन में लगाया है और फिर आपने उसमें लगाया है एक हेल्दी पर्सन में, ठीक है, फिर ब्लड इन्फ्यूजन हो गया, फिर मदर टू फीटस हो गया, एक्सेप्ट फॉर हेपेटाइटिस बी और जेनिटल हर्पीस एंड HIV इन्फेक्शंस, अदर डिजीज आर कंप्लीटली क्यूरेबल। देखिए, ये 3 डिजीज़ ऐसी हैं, अगर नीट में आपसे कभी पूछ ले, क्योंकि आप 3 डिजीज़ ऐसी बताइए कि जोन सी डिजीज़ क्यूरेबल नहीं है, तो उसमें हेपेटाइटिस भी है, उसमें HIV है, और उसमें आपका जेनिटल हर्पीस है बच्चों। 3 हैं ये। इफ़ डिटेक्टेड अर्ली एंड ट्रीटेड प्रॉपरली। देखो, अगर किसी भी बीमारी का एक वो रहता है, अगर उसका निदान, उसका डायग्नोज शुरू में हो जाए, मैं ये नहीं कह रहा ये क्योरेबल नहीं है, मैंने ये कहा है, मैं कहने का प्रयास ये है कि अगर इसको शुरुआती के दिनों में आप मरीज में डिटेक्ट कर लें, आप उसको पहचान लें कि या डायग्नोस कर लें सही डॉक्टर, तो ये क्यूरेबल है। बट धीरे धीरे अगर समय और अंतराल ज़्यादा होता रहेगा तो नहीं हो पाएगा। इसके लिए गवर्नमेंट एड्स के लिए भी दवाई चला रही है, ठीक है। HIV का टेस्ट होता है, आज भी सरकारी हॉस्पिटलों के अंदर होता है। देखिए, आजकल तो मुझे नहीं लगता कि कोई, मैंने देखा है कि जो प्राइवेट गायनी है वो बहुत कम, शायद मे बी मैं गलत भी हो सकता हूँ, कि बहुत कम HIV का जो है टेस्ट प्रेगनेंसी के दौरान कराने लगी हैं, और जो कि कराना बहुत ज़रूरी है भाई। ऐसा तो नहीं है कि मदर से वो HIV का जो वायरस है वो चाइल्ड में, वो फीटस में पहुँच जाए, ठीक है, ठीक है। तो नेक्स्ट मैं आपको बता रहा हूँ, ये बात समझ में आ गई, ठीक है। अर्ली सिम्टम्स क्या होते हैं, मैं थोड़ा सा समझा देता हूँ। अर्ली सिम्टम्स होते हैं, मोस्ट ऑफ दिस माइनर इंक्लूड इचिंग होती है जेनाइटल्स में आपके, ठीक है। फ्लूइड डिस्चार्ज में आपको वाइट डिस्चार्ज भी हो सकता है, ये सब चीज़ें ध्यान रखनी चाहिए। और सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज़ में जो हाल ही में चर्चा का विषय भी बना हुआ है, सर्विकल कैंसर, वो भी सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज़ में आता है, जो कि HPV वायरस से होता है, ह्यूमन पेपिलोमा वायरस से होता है। ये मैं पहले ही बता चुका हूँ, ये NCERT में मेंशन नहीं है, ये मैं अभी के हिसाब से बता रहा हूँ, ठीक है। इसको भी आप अपनी बोर्ड कॉपी में लिख सकते हैं नोट डाल के, कोई दिक्कत नहीं। एक रिसेंट अपडेट भी होना चाहिए बच्चों को, ठीक है। समझ आया बच्चों? ठीक है, ठीक है। स्वेलिंग और ये सब मैं बता चुका हूँ, ठीक है।
स्वेलिंग, ठीक है, ये सब बता चुके हैं। स्वेलिंग होगी, जेनिटल रीजन्स में डिस्चार्ज हो सकता है, फ्लूट, ये सब ठीक है। इन्फेक्टेड फीमेल्स में ऑफन बी एसिम्टोमेटिक एंड हैंस मे बी रिमेन अनडिटेक्टेड। देखिए, ऐसा भी हो सकता है कि जो फीमेल में हो भी वो एसिम्टोमेटिक दिखे, यानी उसमें कोई लक्षण दिखे नहीं काफ़ी लंबे समय तक, पर इसका मतलब ये नहीं है कि वो नहीं हो सकती इन्फेक्टेड। मैं आपको बता रहा हूँ, एसिम्टोमेटिक दिखे, ठीक है। absence और लेस सिग्निफिकेंट सिम्टम्स इन अर्ली स्टेजेस ऑफ इन्फेक्शंस। absence और लेस सिग्निफिकेंट, यानी आपने देखा यार एक डॉक्टर हैं आप और नहीं यार ज़्यादा तो नहीं आ रहा, इसमें कुछ चमक नहीं रहा, मतलब एसिम्टोमेटिक है, कुछ नज़र तो आ नहीं रहा, तो ऐसा ज़रूरी नहीं कि उसे ना हो भी सकता है कि अर्ली स्टेज में उसने नहीं दिखाया हो। देखिए, एनसीईआरटी का एक एक शब्द मैं आपसे बता रहा हूँ, एनसीईआरटी के एक एक चैप्टर को पता नहीं कितने कितने प्रोफेसरों ने मिलकर लिखा हुआ है, तो ये अच्छी नॉलेज है। एनसीईआरटी कोई बुरी किताब नहीं है, मैं तो कभी बुरा नहीं कहूँगा, ठीक है, और इसको अपना दोस्त बना लीजिए। दिस कुड लीड टू कंप्लेंट्स लेटर विच इंक्लूड्स पेल्विक इन्फ्लामेशन, पेल्विक में इन्फ्लामेशन, पेल्विक इन्फ्लामेशन डिजीज़, अबॉर्शंस, स्टिल बर्थ, ठीक है। ये सब मैंने आपको बेसिकली इनफर्टिलिटी, इवन कैंसर और रिप्रोडक्टिव ट्रैक मैंने आपको बताया है। सर्विकल कैंसर जो आपको बताया है, कैंसर भी हो सकता है, कैंसर भी हो सकता है, यानी उस सर्विक्स के एरिया में अनकंट्रोल्ड डिवीज़न भी हो सकता है, ठीक है। ये सब मैंने आपको बताया है, तो ये तो आप लगभग पूरा हो चुका है, ठीक है, ठीक है। इन्फेक्शंस देयर इंडिपेंडेंस रिपोर्ट टू बी हाई अमंग पर्सन एज ग्रुप, ठीक है। ज़्यादातर एज ग्रुप कैसा मिला है, 15 से 24 साल के मध्य, या 15 से 24 का एज ग्रुप ऐसा मिला है जो जिनमें जो इन्फेक्टेड मिले हैं, क्योंकि ऐसे लोगों में सेक्स के प्रति या सेक्स की जो बीमारियां हैं उनके प्रति कम अवेयरनेस होती है, ठीक है। क्योंकि आपको पता है कि भारत का जलवायु थोड़ा गर्म है, तो इसी वजह से यहाँ पर जल्दी से युवा हो जाते हैं, ठीक है। तो मैं आपको बता रहा हूँ कि बहुत अवेयरनेस की ज़रूरत है। 15 से 24 का जो एज ग्रुप है वो सोचता है कि मैं कभी बीमार नहीं पड़ूंगा, और उल्टी सीधी संगतों में ज़्यादा रहने के कारण इन बीमारियों का शिकार हो जाता है। अपना हाइजीन का ध्यान नहीं रखते, सबसे बड़ी बात तो यही है, ठीक है। अब हम नेक्स्ट लेक्चर में चर्चा करेंगे इनफर्टिलिटी की, तो अब तो मैं इतना ही रखता हूँ। नेक्स्ट लेक्चर में इनफर्टिलिटी को कर लेंगे, और इनफर्टिलिटी के बाद शायद इसमें आईवीएफ का पोर्शन हटा दिया है शायद, कि आईवीएफ का पोर्शन है इसमें बच्चों, तो उसको आराम से हम समझाएंगे कि आईवीएफ है क्या, समझाने का भी प्रयास करेंगे आपको, ठीक है। इनफर्टिलिटी यानी मैं आपको बता रहा हूँ सबसे बड़ा कोज है निसंतानता, है ना, उसको हम चर्चा करेंगे, ठीक है। थैंक यू।